हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन पढ़ेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के बारे में। अब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के बारे में पढ़ने से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि एपिलेप्सी क्या होती है। एपिलेप्सी होती है कि पेशेंट को बार बार सीजर के अटैक आ रहे हैं और उन सीजर का अटैक का कोई कारण पता नहीं है अपन को, मतलब रिकरेंट सीजर अटैक आ रहे हैं, रिकरेंट अटैक्स ऑफ सीजर, जिसका कारण भी नहीं पता, विदाउट डायग्नोजेबल कोज, जिसका अपन को कोई डायग्नोजेबल कोज नहीं पता, मतलब पेशेंट को बार बार सीजर आ रहे हैं और जिसका कारण नहीं पता अपन को, और पेशेंट को बार बार आ रहे हैं वो सीजर। अब मान लो पेशेंट को बार बार सीजर आएंगे तो उसकी वजह से क्या नुकसान होगा पेशेंट को। पेशेंट के ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी एट्रोफी होने लग जाएगी जल्दी से, मतलब पेशेंट के न्यूरॉन्स की एट्रोफी होने लग जाएगी ब्रेन में, अगर बार बार सीजर के अटैक आएंगे तो पेशेंट को। तो इसका मतलब अपन को सीजर को रोकना पड़ेगा। समझ में आ रही है? तो सीजर को रोकने के लिए अपन क्या देंगे, दवाइयाँ देंगे, वही एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। और एपिलेप्सी क्या है, पेशेंट को बार बार सीजर के अटैक आ रहे हैं जिनका कारण अपन को पता नहीं लग रहा। समझ में आ रही है? अब अपन को यह भी पता होना चाहिए कि दो तरीके के सीजर होते हैं, जनरलाइज सीजर और एक होता है फोकल सीजर। अब जनरलाइज सीजर और फोकल सीजर में क्या अंतर था ये एक बार और दिखा देता हूं मैं आपको। टाइप्स ऑफ सीजर क्या बताए थे मैंने, जनरलाइज एंड फोकल सीजर। अब सीजर की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज इन ब्रेन और कोर्टेक्स। ब्रेन या कोर्टेक्स में क्या हो रहे हैं, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज। अब मान लो वो पूरे ब्रेन में होंगे, मतलब पूरे ब्रेन में क्या हो रहे हैं, एबनॉर्मल न्यूरोनल एक्सेसिव डिस्चार्ज होंगे, तो वो कहलाएंगे जनरलाइज सीजर, क्योंकि ये पूरे ब्रेन में हो रहे हैं। और मान लो ब्रेन के एक पार्ट में होंगे तो कहलाएंगे फोकल सीजर। समझ में आ रही है? अब जनरलाइज सीजर में क्या होगा, जब ये पूरे ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल डिस्चार्ज होंगे तो सिम्टम्स भी कहाँ आएंगे, पूरी बॉडी के अंदर आएंगे, क्योंकि वो पूरे ब्रेन के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि ब्रेन सबको कंट्रोल करता है। पूरे ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल डिस्चार्ज होंगे तो पूरी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सिम्टम्स आएंगे। अब एबनॉर्मल सिम्टम्स कैसे आ सकते हैं, पेशेंट को क्या हो सकता है, एबनॉर्मल मसल मूवमेंट्स, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर मसल मूवमेंट होने लग जाएंगे, जैसे कि मायोक्लोनस। मायोक्लोनस का मतलब क्या होता है, मायो मतलब मसल और क्लोनस मतलब जर्किंग मूवमेंट्स। तो पूरी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल जर्किंग मूवमेंट होंगे मसल्स के, या तो ये हो सकता है, या मान लो पेशेंट को एबनॉर्मल क्या हो सकता है, टोन इंक्रीज हो सकती है, यानी कि पूरी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, स्टिफनिंग, स्टिफनिंग ऑफ होल बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं, टोनस बोलते हैं। तो क्या हो रहा है, मायोक्लोनस, टोनस, ये हो सकता है, और ये पूरी बॉडी में होंगे क्योंकि जनरलाइज है। अब फोकल सीजर में क्या हो रहा है, बिगेन्स इन वन पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसमें केवल एक पार्ट में हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी का केवल कोई एक पार्ट ही के अंदर ही सिम्टम्स आएंगे। मान लो ये पार्ट किसको कंट्रोल कर रहा था, ये पार्ट कर रहा था हैंड की मसल्स को कंट्रोल, तो सिम्टम्स कहाँ आएंगे, सिम्टम्स आएंगे पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में नहीं आएंगे सिम्टम्स, कहाँ पे आएंगे, ओनली हैंड के अंदर आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये पार्ट केवल हैंड को कंट्रोल कर रहा है, तो सिम्टम्स भी हैंड के अंदर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल न्यूरोनल डिस्चार्ज हो रहा है। अब यहाँ पे पूरे ब्रेन में हो रहा है, तो उसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे पूरी बॉडी के अंदर, हाथ की मसल्स में भी आएंगे, पैरों की मसल्स में भी आएंगे, फेस की मसल्स में भी आएंगे, हर जगह आएंगे। और यहाँ पे जिस पार्ट को ये कंट्रोल कर रहा है वहां पे आएंगे। मान लो ये फेस की मसल को करेगा तो फेस में ही आएंगे सिम्टम्स। समझ में आ गया? अब अपन को ये देखना है कि ये कोर्टेक्स और ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल डिस्चार्ज कहाँ से आ रहे हैं, मतलब ट्रिगर कौन है इसका, ट्रिगर मतलब ये डिस्चार्ज कहाँ से आ रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि ये मैकेनिज्म कैसा है, ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है,
एबनॉर्मल न्यूरोनल डिस्चार्ज का मैकेनिज्म क्या है ब्रेन के अंदर, किसकी वजह से ये कोर्टेक्स के अंदर एबनॉर्मल न्यूरोनल डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो ये मैकेनिज्म देखते हैं अपन एक बार। पहले अपन देखिए जनरलाइज सीजर का मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब जनरलाइज सीजर की वजह से जनरलाइज सीजर कैसे आ रहे हैं। जनरलाइज सीजर में क्या हो रहा है, पूरे कोर्टेक्स के अंदर एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहे हैं। ब्रेन है, ये ब्रेन है, ब्रेन के पूरे ब्रेन की कोर्टेक्स में एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो पूरे ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल डिस्चार्ज कैसे हो रहे हैं, अपने ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है थैलेमस, ये कहाँ होता है, सब कोर्टेक्स में या सब कोर्टिकल रीजन में होता है, यानी कि कोर्टेक्स के नीचे। थैलेमस में होते हैं कैल्शियम चैनल, उनको बोलते हैं टी टाइप कैल्शियम चैनल। उनके अंदर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप फायरिंग होगी टी टाइप कैल्शियम चैनल की। उसकी वजह से क्या होगा, जो थैलेमस के अंदर न्यूरॉन्स है, थैलेमस में होंगे न्यूरॉन्स, उसके अंदर होगी कैल्शियम चैनल। अब इनकी फायरिंग होगी, मतलब ये एक्टिवेट होंगे। फायरिंग का मतलब ये एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन, टी टाइप कैल्शियम चैनल जो थैलेमस के न्यूरॉन्स में। इसकी वजह से कैल्शियम अंदर जाएगा। जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज अंदर जाता है न्यूरॉन्स के अंदर, तो वो न्यूरॉन क्या होगा, एक्टिवेट होगा, उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो अब थैलेमस के न्यूरॉन्स में क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। क्या हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, कहाँ पे, थैलेमस में। अब थैलेमस कहाँ होता है, ये है कोर्टेक्स, बाहर वाला हिस्सा। यहाँ पे हो रहे थे एबनॉर्मल न्यूरल डिस्चार्ज, इसकी वजह से ही तो सीजर्स आ रहे थे पेशेंट को। कौन से सीजर आ रहे थे, जनरलाइज सीजर, क्योंकि एबनॉर्मल न्यूरोनल डिस्चार्ज कहाँ हो रहा है, पूरे कोर्टेक्स में हो रहा है। अब ये थैलेमस है, ये थैलेमस है कोर्टेक्स के नीचे। अब जब यहाँ पे न्यूरोनल डिस्चार्ज होगा, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा थैलेमस में। अब ये एक्शन पोटेंशियल जाएगा कहाँ पे, कोर्टेक्स के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, रिट्रोग्रेड प्रोपगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल टू द कोर्टेक्स, यानी कि थैलेमस से कोर्टेक्स में चल गया। अब कोर्टिकल न्यूरॉन भी क्या होंगे, डिपोलराइज होंगे, क्योंकि जो एक्शन पोटेंशियल है वो कहाँ हो गया, कहाँ चला गया, एक्शन पोटेंशियल चला गया कोर्टेक्स में। तो डिपोलराइजेशन हो जाएगा कोर्टेक्स का भी। अब उसकी वजह से क्या होगा, सोडियम चैनल ओपन होंगे इन स्पाइनल कोड, क्योंकि कोर्टेक्स कहाँ सप्लाई कर रहा है, स्पाइनल कोड में। अब मैं समझाऊंगा एक डायग्राम से। तो स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इसकी वजह से क्या होगा, स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स होंगे पूरी बॉडी में। तो सिम्टम्स आ जाएंगे कौन से, मायोक्लोनस, टोनस, ये सिम्टम्स आ जाएंगे। ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये मसल्स के अंदर क्या आ रहे हैं, स्टूमुलस आ रहा है स्पाइनल कोड से। समझ में आ गया। अब एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं इसको। अब डायग्राम में समझो जनरलाइज सीजर का मैकेनिज्म, मतलब जनरलाइज सीजर में क्या हो रहा है, पूरे ब्रेन के अंदर एबनॉर्मल न्यूरोनल डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब ये एबनॉर्मल न्यूरोनल डिस्चार्ज किस वजह से हो रहे हैं, देखो थैलेमस में होती है कैल्शियम चैनल, टी टाइप कैल्शियम चैनल। उसके अंदर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, यानी कि अपने आप फायरिंग होती है, तो ये एक्टिवेट होंगी। एक्टिवेट होंगी तो क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा किसका, न्यूरॉन्स का, कहाँ पे, थैलेमस के अंदर। उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा यहाँ पे थैलेमस में। अब ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ जाएगा, कोर्टेक्स में जाएगा। रिट्रोग्रेड एक्शन पोटेंशियल टू द कोर्टेक्स, ये कोर्टेक्स वाला एरिया है, ये कोर्टेक्स है। अब यहाँ पे चला गया एक्शन पोटेंशियल। अब जब एक्शन पोटेंशियल के अंदर, एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होता है, डिपोलराइजेशन होता है। हमेशा याद रखना, एक्शन पोटेंशियल से क्या होगा, डिपोलराइजेशन। अब जब एक्शन पोटेंशियल कोर्टेक्स में जाएगा, तो जो कोर्टेक्स में न्यूरॉन है उनका भी क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा। अब कोर्टेक्स स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ रहता है, तो स्पाइनल कोड किससे जुड़ी हुई है, मसल से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले थैलेमस में क्या हुआ, टी टाइप कैल्शियम चैनल ओपन हुई, उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल कहाँ गया, कोर्टेक्स में गया। तो कोर्टेक्स के न्यूरॉन में भी क्या हुआ, डिपोलराइजेशन हुआ। जब कोर्टेक्स के न्यूरॉन्स में डिपोलराइजेशन होगा तो वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। उनके एक्टिवेट होने से जिस स्पाइनल कोड के सेगमेंट को सप्लाई जा रही है कोर्टेक्स की, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होंगे। मान लो ये स्पाइनल कोड हैंड की मसल को कंट्रोल कर रही है, तो हैंड के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये फेस की मसल को कर रही है तो फेस में कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये लेग को कर रही है तो लेग की मसल्स को होगी। और मान लो ये वाला सेगमेंट कर रहा है ब्लेडर को कंट्रोल,
यूरिनरी ब्लैडर को। तो पेशेंट को कौन से सिम्टम्स आएंगे? पेशेंट कर देगा यूरिनेट, मतलब पेशेंट टॉयलेट कर देगा सीजर के टाइम पे। तो अब मान लो पूरी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल पूरे, मैंने क्या बताया, जनरलाइज सीजर का मैकेनिज्म है, तो पूरे ब्रेन के अंदर होंगे, पूरे ब्रेन में होंगे, तो पूरी बॉडी के अंदर ऐसे सिम्टम्स आएंगे। यानी कि पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा? मसल कॉन्ट्रेक्शन होगी, हाथ की मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी और पैरों की मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी अपने आप। उसकी वजह से क्या होगी? पूरी बॉडी में मूवमेंट्स होंगे, जर्किंग मूवमेंट, यानी कि पूरी बॉडी फड़फड़ाएगी। साथ में क्या होगा? ब्लैडर भी एक्टिवेट होगा, तो पेशेंट यूरिनेट कर देगा। और बावल मूवमेंट, जो बावल मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं उसके अंदर भी होगा, तो पेशेंट क्या कर देगा? डेफिकेशन कर देगा। तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे। और पेशेंट के दांत भी आपस में भिड़ेंगे। पेशेंट के दांत भिड़ेंगे तो क्या होगा? क्लिंचिंग मूवमेंट्स ऑफ टीथ होगा, दांतों की आवाज आएगी दांतों के मूवमेंट से। तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे। अब ये कैल्शियम चैनल के बाद कौन सी चैनल डिपोलराइजेशन में हेल्प कर रही है? डिपोलराइजेशन में हेल्प कर रही है सोडियम चैनल। कहाँ पे हेल्प कर रही है? स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स को डिपोलराइज करने के लिए सोडियम चैनल्स ओपन होती है। कैल्शियम चैनल तो थैलेमस के अंदर ओपन हो रही थी, और सोडियम चैनल्स हो रही है स्पाइनल कॉर्ड्स के लेवल पे। तो यहाँ पे दो चैनल का यूज हो रहा है, कैल्शियम चैनल और सोडियम चैनल। अब इतना सब पढ़ने का क्या यूज है? अब मान लो पेशेंट को जनरलाइज सीजर आया। अब जनरलाइज सीजर कौन सी चैनल्स की वजह से आ रहा है? कैल्शियम चैनल और सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से। अब अपन मान लो इनके खिलाफ दवाई दे दें, मतलब ना तो कैल्शियम चैनल ओपन हो ना सोडियम चैनल ओपन हो, तो क्या होगा? जनरलाइज सीजर रुक जाएंगे पेशेंट। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सी होगी? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है वाल्प्रोइट। कौन सी होती है? वाल्प्रोइट होती है। तो वाल्प्रोइट क्या हो गई? ड्रग ऑफ चॉइस हो गई किसकी? जनरलाइज सीजर की। और सोडियम चैनल ब्लॉकर कौन सी होती है? फेनिटोइन। तो ये हो गई सेकंड लाइन ड्रग। तो अपन को इस मैकेनिज्म से कोज पता लग रहा है कि किस कारण क्या आ रहे हैं पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं। कैल्शियम चैनल की वजह से एबनॉर्मल फायरिंग हो रही है, तो उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, और कोर्टेक्स में एबनॉर्मल फायरिंग हो रही है न्यूरॉन्स की। और फिर सोडियम चैनल क्या करा रही है? डिपोलराइजेशन करा रही है किसका? स्पाइनल कॉर्ड्स के न्यूरॉन्स का। तो इसको ब्लॉक कर देंगे तो भी सिम्टम्स रुक जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये होता है जनरलाइज सीजर का मैकेनिज्म। अब अपन देखेंगे पार्शियल सीजर में क्या होता है। अब डायग्राम में समझाता हूँ मैं आपको। देखो ये डायग्राम के अंदर क्या हो रहा है? ये है थैलेमस, इसके अंदर स्पॉन्टेनियस फायरिंग हो रही है एब्सेंट सीजर के अंदर। अब जनरलाइज सीजर में तो क्या हो रहा था? जब ये स्पॉन्टेनियस फायरिंग हो रही थी तो एक्शन पोटेंशियल कोर्टेक्स तक जा रहे थे, फिर कोर्टेक्स में भी डिपोलराइजेशन हो रहा था, कोर्टिकल न्यूरॉन का डिपोलराइजेशन हो रहा था जब ये थैलेमस से कोर्टेक्स में जा रहे थे। अब एब्सेंट सीजर में क्या होगा? थैलेमस में फायरिंग होगी टी टाइप कैल्शियम चैनल की, लेकिन अब एक्शन पोटेंशियल यहीं रह जाएगा सब कोर्टेक्स में, मतलब कोर्टेक्स के नीचे वाले हिस्से में रह जाएगा सब कोर्टिकल एरिया में। मतलब कोर्टेक्स तक नहीं जाएगा, केवल कहां तक रह जाएगा? सब कोर्टिकल रीजन में। अब जब ये कोर्टेक्स तक नहीं जाएगा तो सोडियम चैनल की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, क्योंकि सोडियम चैनल तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे आ रहे थे, ये तो सब कोर्टेक्स वाले रीजन में ही रह गया। तो इसका मतलब सोडियम चैनल का कोई रोल नहीं है किसमें? एब्सेंट सीजर में ओनली कैल्शियम चैनल का रोल है। तो अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ही देते हैं किसमें? एब्सेंट सीजर में। वहां तो क्या हो रहा था जनरलाइज सीजर में? सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल दोनों इन्वॉल्व हो रही थी। ये देखो जनरलाइज सीजर में पहले तो कैल्शियम चैनल हो रही है, फिर उसके बाद जब स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे डिपोलराइजेशन हो रहा है तो उसमें कौन सी चैनल इन्वॉल्व हो रही है? सोडियम चैनल। तो सोडियम चैनल का भी रोल था उसमें। तो इसमें दोनों ड्रग्स काम में आ सकती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और एक ऐसी ड्रग होती है वाल्प्रोइट जो दोनों को ब्लॉक करती है, कैल्शियम चैनल को भी और सोडियम चैनल को भी। तो दोनों चीजें काम में आ रही थी इसमें, सोडियम चैनल ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर क्या हो गई? फेनिटोइन हो गई। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या हो गई? वाल्प्रोइट हो गई। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? सब कोर्टिकल रीजन में ही रह रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक नहीं जा रहे और कोर्टेक्स के लेवल तक नहीं जा रहे, एबनॉर्मल डिस्चार्ज। तो उसकी वजह से क्या होगा? अपन को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ही देनी है पेशेंट को, एब्सेंट सीजर के पेशेंट को। सोडियम चैनल का कोई रोल नहीं है, तो अपन सोडियम चैनल ब्लॉकर नहीं देंगे। कौन सी देंगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग देंगे।
अब इसका कोज मैंने बता दिया, कैल्शियम चैनल है अलोन, सोडियम चैनल है नो रोल। तो इसका मतलब इसकी ड्रग्स कौन सी होगी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सी होंगी। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सी बताई थी मैंने आपको, वालप्रोइट। और कौन सी होती है, इथोसक्सीमाइड। ये दो ड्रग्स देते हैं अपन एब्सेंस सीजर में, क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम चैनल की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, सोडियम चैनल का कोई रोल नहीं है। अब आता है पार्शियल सीजर। पार्शियल सीजर में क्या होता है, कोज केवल सोडियम चैनल होता है अलोन, कैल्शियम चैनल का कोई रोल नहीं होता। अब इसके अंदर क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है पार्शियल सीजर का, वो देख लेते हैं एक बार कि इसमें सोडियम चैनल क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, इसके अंदर कैल्शियम चैनल का रोल क्यों नहीं है। अब मैं देखते हैं, क्योंकि स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन इन कोर्टेक्स, इसका कारण कहाँ होता है, कोर्टेक्स के अंदर होता है। जनरलाइज सीजर और एब्सेंस सीजर का कारण कहाँ था, थैलेमस में था। थैलेमस में क्या हो रहा था, स्पॉन्टेनियस फायरिंग हो रही थी किसकी, टी टाइप कैल्शियम चैनल की। अब इसके अंदर जो कारण है वो कहाँ पे, कि खुद कोर्टेक्स के अंदर ही है। उसमें तो कोर्टेक्स के अंदर क्या आ रहे थे, एबनॉर्मल डिस्चार्ज आ रहे थे, एबनॉर्मल एक्शन पोटेंशियल आ रहे थे, कहाँ से, थैलेमस से आ रहे थे। और फिर डिपोलराइज हो रहा था कोर्टेक्स। पहले कहाँ हो रहा था, पहले टी टाइप कैल्शियम चैनल में एबनॉर्मल फायरिंग हो रही थी, उसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे थे थैलेमस के अंदर, वो एक्शन पोटेंशियल जा रहे थे कोर्टेक्स में, फिर कोर्टेक्स में डिपोलराइजेशन हो रहा था, फिर सोडियम चैनल की वजह से स्पाइनल कोड के लेवल पे डिपोलराइजेशन हो रहा था, और फिर एबनॉर्मल मसल मूवमेंट या यूरिनेशन डेफिकेशन वाले सिम्टम आ रहे थे पेशेंट को। तो क्या हो रहा था, थैलेमस से आ रहे थे एबनॉर्मल फायरिंग। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, कोर्टेक्स में, कोर्टेक्स के अंदर ही एबनॉर्मल फायरिंग हो रही है खुद के अंदर ही। अब वो क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है जो उसको इरिटेट कर रहा है न्यूरॉन्स को कोर्टेक्स के अंदर। अब मैंने आपको बताया था कि पार्शियल सीजर और फोकल सीजर का हमेशा कोई ना कोई कारण होता है, बताया था ना मैंने। फोकल सीजर विथ इंटेक्ट अवेयरनेस में मैंने बताया था कि हमेशा कोई ना कोई कारण होता है फोकल सीजर विथ इंटेक्ट अवेयरनेस का, जिसके कारण न्यूरॉन्स इरिटेट होते हैं कोर्टेक्स के अंदर और जनरेट एक्शन पोटेंशियल वाया सोडियम चैनल। अब वो मेडिकल कंडीशन कुछ भी हो सकती है, क्या हो सकती है, जैसे मान लो ब्रेन के अंदर क्या है, ट्यूमर है। अब वो ट्यूमर इरिटेट कर रहा है वहां के कोर्टेक्स के न्यूरॉन को। और क्या हो सकता है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। और क्या हो सकता है, और हो सकता है मान लो एस्केरियसिस का वायरस हो, वहां एस्केरियसिस का पैरासाइट हो, या उसके पैरासाइट हो, एस्केरियसिस भी चढ़ जाता है अपने दिमाग के अंदर, वो इरिटेट कर सकता है। समझ में आ रही है। या मान लो पेशेंट को टीबी हो, इन सब स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो कोई भी कोर्टेक्स के अंदर, तो वो आसपास के कोर्टिकल न्यूरॉन्स को क्या करेगा, इरिटेट करेगा। जब वो आसपास के न्यूरॉन्स को इरिटेट करेगा तो वहां के सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और सोडियम चैनल के एक्टिवेट होने से एबनॉर्मल एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, उससे न्यूरॉन्स की एबनॉर्मल मसल मूवमेंट आएंगे। जिस पार्ट के अंदर वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, मान लो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है जो बॉडी अपने हाथ को कंट्रोल कर रही है, यानी कि हैंड्स को, तो अपने हैंड्स में एबनॉर्मल मूवमेंट आएंगी। अगर मान लो लिम्स वाली यानी कि लेग वाली मसल्स को एक्टिवेट करने वाले में होता है तो लेग्स में एबनॉर्मल मूवमेंट आते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है कि किस पार्ट के अंदर एबनॉर्मल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं, उसी पार्ट के अंदर क्या आएंगे, एबनॉर्मल मूवमेंट्स आएंगे। तो इसका कारण क्या है, पार्शियल सीजर का कारण है सोडियम चैनल, इसमें कैल्शियम चैनल का कोई रोल नहीं है। तो इसकी ड्रग्स कौन सी देंगे अपन, इसकी ड्रग्स देंगे अपन फेनिटोइन। और ड्रग्स होती है सोडियम चैनल ब्लॉकर को, वो भी दे सकते हैं अपन। समझ में आ रही है। तो एक बार अपन डायग्राम से भी समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये कोर्टेक्स के अंदर स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, जैसे कोई ट्यूमर है। अब ये क्या करेगा, आसपास के न्यूरॉन्स है, जैसे मान लो यहाँ न्यूरोनल सेल है, इनको इरिटेट करेगा। तो इसमें क्या होगा, सोडियम चैनल एक्टिवेट हो जाएगी और फायर करने लग जाएगी। उसकी वजह से न्यूरॉन्स में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। फिर ये जाएगा स्पाइनल कोड के लेवल पे, स्पाइनल कोड को एक्टिवेट करेगा।
अब मान लो स्पाइनल कॉर्ड मसल ऑफ लेग को कंट्रोल कर रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट कर रहा है मसल्स ऑफ लेग को कंट्रोल, तो फिर एबनॉर्मल मूवमेंट का आएंगे मसल्स ऑफ लेग में। इन लेग समझ में आ गया ना। तो जिस पार्ट को ये कंट्रोल कर रहा है उसी पार्ट में सिम्टम्स आएंगे, क्योंकि ये एरिया आसपास के न्यूरॉन्स को इरिटेट कर रहा है, तो जिस न्यूरॉन को एक्टिवेट वो करेगा ये इरिटेट, उसी पार्ट के बॉडी को सिम्टम्स आएंगे। समझ में आ गई। इस कारण ये होता है क्या, फोकल सीजर। इसके अंदर केवल सोडियम चैनल इन्वॉल्वमेंट होती है, कैल्शियम चैनल का कोई रोल नहीं है, तो सोडियम चैनल ब्लॉक कर देंगे अपन केवल इसमें। अब सोडियम चैनल में कौन सा देंगे अपन, कार्बामेजिपिन दे सकते हैं, या मोस्ट कॉमन कौन सी यूज में लेते हैं अपन, फेनिटोइन, और या फिर लेमोट्राइजिन। ये सारी ड्रग्स अपन काम में लेते हैं किसमें, सोडियम चैनल ब्लॉकर के रूप में। ठीक है ना। अब अपन है ना अलग अलग ड्रग्स के ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जिनके बारे में अपन को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जैसे फेनिटोइन वाल्प्रोइड के बारे में अपन को विस्तार में यानी कि ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वाल्प्रोइड के साइड इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन इनके ऊपर। और अपन को फेनिटोइन के बारे में भी पढ़ना है, फेनिटोइन के साइड इफेक्ट्स क्या है, और पर्टिकुलर सीजर में कौन सी ड्रग देते हैं। वैसे तो मैंने जनरल, अब पर्टिकुलर सीजर में कौन सी ड्रग देंगे वो डिपेंड करता है कि उस सीजर में कौन सी चैनल इन्वॉल्व हो रही है। वही चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो वो सीजर रुक जाएंगे। मान लो जनरलाइज सीजर में कौन सी चैनल इन्वॉल्व हो रही थी, जनरलाइज सीजर में हो रही थी टी टाइप कैल्शियम चैनल जो थैलेमस में थी, और कौन सी चैनल थी, सोडियम चैनल जो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पर डिपोलराइजेशन करा रही थी। अब मान लो इन दोनों चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो जनरलाइज सीजर रुक जाएगा। तो एक तो ये देते थे। और पार्शियल सीजर में कौन सी चैनल इन्वॉल्व हो रही थी, पार्शियल सीजर में कैल्शियम चैनल का कोई रोल नहीं था, ओनली सोडियम चैनल, तो सोडियम चैनल ब्लॉक कर दे देंगे। समझ में आ रही है। और क्या दे सकते हैं अपन, कैल्शियम चैनल और सोडियम चैनल ब्लॉकर के अलावा सीजर्स के पेशेंट को या एपिलेप्सी के पेशेंट को, उससे उसको समझने के लिए अपन को सीजर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि सीजर की डेफिनेशन क्या है। तो सीजर की डेफिनेशन मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, या इसमें भी बताई थी मैंने आपको इस लेक्चर की शुरुआत में। सीजर होता है एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज इन द ब्रेन। इसके अंदर हो रहा है एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज इन द ब्रेन विच प्रेजेंट एज मोटर, सेंसरी, ऑटोनॉमिक एंड साइकिक सिम्टम्स। तो न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, एक्सिस डिस्चार्ज, मतलब न्यूरॉन्स क्या हो रहे हैं, एक्सिस के अंदर एक्टिवेट हो रहे हैं, मतलब ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं, उसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि ब्रेन ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, ब्रेन के अंदर ज्यादा एक्टिवेशन हो रहा है न्यूरॉन्स का। तो अपन क्या कर सकते हैं कि ब्रेन को सप्रेस कर सकते हैं, सप्रेस मतलब एक्टिविटी को डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि हम इन न्यूरॉन्स का इनिबिशन कर देंगे तो सीजर्स रुक जाएंगे। दो ड्रग्स पढ़ लिए अपन ने, सोडियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब तीसरे ड्रग्स पढ़ रहे हैं जो इस न्यूरॉन्स के डिस्चार्ज को रोक दे, जो एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है उसको रोक दे, यानी कि इनिबिट कर दे। इस एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज को इनिबिट कर देंगे तो सीजर्स रुक जाएंगे। तो एक्टिविटी डिक्रीज करने के लिए अपन क्या दे सकते हैं, अपने ब्रेन में होते हैं दो न्यूरोट्रांसमीटर, गाबा और ग्लूटामिक एसिड। गाबा होता है इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और ये होता है एक्साइटेटरी। अब सीजर्स में क्या हो रहा है, एबनॉर्मल एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज कर देंगे तो न्यूरोनल डिस्चार्ज को इनिबिट कर देगा ये न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि अपन क्या कर सकते हैं, गाबा की एक्टिविटी इंक्रीज कर देंगे तो न्यूरोनल डिस्चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गाबा क्या है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो एक्सेसिव डिस्चार्ज को इनिबिट कर देगा तो सीजर्स के सिम्टम रुक जाएंगे। तो ऐसी ड्रग्स दे सकते हैं जो अपन क्या कर दे, गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, गाबा एक्टिविटी इंक्रीज। और क्या दे सकते हैं, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे, यानी कि उल्टा। तो अपन ने कौन कौन सी ड्रग्स पढ़ी अभी एंटी एपिलेप्टिक, एक तो पढ़ी अपन ने सोडियम चैनल ब्लॉकर, एक पढ़ी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एक पढ़ी जो गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, एक पढ़ी जो ग्लूटामिक एसिड की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे।
तो ये 4-5 तरह की ड्रग्स पढ़ ली अपन ने। अब इनके नाम पता होने चाहिए, सोडियम चैनल ब्लॉकर कौन से होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन से होते हैं, और ग्लूटामिक एसिड की एक्टिविटी को डिक्रीज करने वाली कौन सी ड्रग है, और गाबा एक्टिविटी को इंक्रीज करने वाली कौन सी ड्रग है। इनके नाम पता होने चाहिए। तो अपन को एक बार में क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और गाबा एक्टिविटी को इंक्रीज करने वाली ड्रग्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स जो गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगी। तो उसके लिए अपन एक डायग्राम देख सकते हैं। अभी डायग्राम में क्या दिख रहा है, ग्लूटामेट से गाबा बन रहा है, किसके अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर। किससे, किसके अंदर, न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन है और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। गाबा यहाँ से निकलकर न्यूरॉन्स पे एक्ट कर रहा है और न्यूरॉन्स का इनिबिशन कर रहा है। ये क्या करेगा, न्यूरॉन्स का इनिबिशन करेगा। यहाँ से निकल रहा है इस न्यूरॉन से, इन न्यूरॉन का इनिबिशन कर रहा है। जब इनिबिशन करेगा तो एक्सेसिव न्यूरोनल एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा और सीजर्स के सिम्टम रुक जाएंगे। अब अपन क्या कर सकते हैं, इस गाबा को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं ब्रेन के अंदर। कैसे कर सकते हैं, या तो इस गाबा का डिग्रेडेशन खत्म कर दें। मान लो गाबा जल्दी खत्म नहीं हो, ऐसा कर दें। गाबा ट्रांसएमिनेज में किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनएक्टिव स्टेज में। तो इसको अपन इसके अंदर कन्वर्ट ही नहीं होने दे तो ऐसी ड्रग्स दे जो इसको रोक दे। समझ में आ रही है। तो इस ड्रग्स का क्या नाम है जो इसको रोक देगी, वीगाबाट्रिन। क्या नाम है, वीगाबाट्रिन। ये क्या कर रही है, गाबा को इनएक्टिवेट होने से रोक रही है, मतलब गाबा जल्दी खत्म नहीं होगा। अब जब गाबा जल्दी खत्म नहीं होगा तो ज्यादा देर तक ब्रेन में रहेगा, ज्यादा देर तक ब्रेन में रहेगा तो ज्यादा देर तक इनिबिशन करेगा, ज्यादा देर तक इनिबिशन करेगा तो सीजर्स को ज्यादा देर तक रोकेगा। तो ये ड्रग्स कौन सी हो गई, वीगाबाट्रिन। और फिर कौन से ड्रग्स दे सकते हैं अपन, जो इस गाबा के रिलीज को इंक्रीज करे, मतलब गाबा ज्यादा निकले। गाबा ज्यादा निकलेगा तो ज्यादा इनिबिशन करेगा, तो फिर सीजर्स के सिम्टम्स रुक जाएंगे। अब ऐसी कौन सी ड्रग्स होती है जो गाबा के रिलीज को इंक्रीज करे, गाबा के रिलीज को इंक्रीज करने वाली कौन सी ड्रग्स होती है। गाबा के रिलीज को इंक्रीज करने वाली ड्रग्स का नाम है गाबापेंटिन और प्रीगाबालिन। ये ड्रग्स क्या करती है, गाबा के रिलीज को इंक्रीज करती है। देखो पॉजिटिव इफेक्ट डाल दी है किस पे, गाबा के रिलीज को। ये देखो ये हो गई जो गाबा के रिलीज को इंक्रीज कर रही है। और ये ड्रग्स जो नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है किस पे, गाबा ट्रांसएमिनेज। गाबा ट्रांसएमिनेज का क्या काम होता है, गाबा को इनएक्टिवेट करना। तो इस एंजाइम को अपन इनिबिट कर देंगे तो गाबा इनएक्टिवेट नहीं होगा, ज्यादा देर तक एक्टिव रहेगा। और क्या कर सकते हैं अपन, ग्लूटामेट से गाबा बन रहा है तो ये एंजाइम काम कर रहा है इसके अंदर, तो इस एंजाइम को अपन एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा काम करवा सकते हैं इस एंजाइम से। ये एंजाइम ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा गाबा बनेगा, तो ज्यादा इनिबिशन करेगा, तो सीजर्स के सिम्टम रुक जाएंगे। तो कौन सी ड्रग से है, वाल्प्रोइड ड्रग। वाल्प्रोइड ड्रग क्या काम करती है, गाबा ग्लूटामेट एसिड डी कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करती है, एक्टिवेट करती है, तो उससे ज्यादा गाबा बनेगा। ज्यादा गाबा बनेगा तो ज्यादा इनिबिशन करेगा। तो एक तो ये हो गई वाल्प्रोइड। और क्या कर सकते हैं, गाबा का रीअपटेक होता है, यानी कि गाबा वापस चल जाता है न्यूरॉन्स के अंदर। अगर गाबा वापस चल जाएगा न्यूरॉन्स में तो इनिबिशन खत्म हो जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, गाबा के वापस जाने को रोक सकते हैं। तो ये कौन सी चैनल इन्वॉल्व होती है गाबा को वापस ले जाने के लिए, गेट 1। गेट 1 के थ्रू गाबा वापस जा रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस गेट को बंद कर सकते हैं, यानी कि गेट 1 को बंद कर सकते हैं। तो इस गेट 1 को बंद करने के लिए अपन देते टियागाबिन ड्रग। समझ में आ गई। तो ये ड्रग्स हो गई वाल्प्रोइड, टियागाबिन, वीगाब्रिटिन और गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, ये ड्रग्स हो गई। अब अपन पढ़ सकते हैं गाबा जिस रिसेप्टर पे काम कर रहा है, जैसे गाबा किस रिसेप्टर पे काम करता है, गाबा AR रिसेप्टर पे। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर सकते हैं ड्रग्स देके। जो इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी वो गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगी। गाबा की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, न्यूरॉन का इनिबिशन होगा। न्यूरॉन्स एक्सेसिव फायर कर रहे थे तो अब कम फायर करेंगे, कम फायर करेंगे तो सिम्टम्स कम आएंगे सीजर्स के, सीजर्स रुक जाएगा। तो कौन कौन सी ड्रग्स होती है, बारबुचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स। इनके बारे में बताऊंगा मैं अलग से, बारबुचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में। तो ये ड्रग्स हो गई जो ग्लूटामेट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रही है या गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है। तो गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज करने वाली कौन कौन सी ड्रग्स हो गई, वाल्प्रोइड। वाल्प्रोइड के बारे में मैंने एक और चीज बताई थी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी होती है। हाँ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी होती है। और ये क्या होती है, गाबा की एक्टिविटी को भी इंक्रीज करती है। समझ में आ रही कैसे कर रही है, ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करके।
और ये क्या होती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर भी होती है। तो ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है ये कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है, सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है, और क्या कर रही है, गाबा की एक्टिविटी को भी इंक्रीज कर रही है। कैसे कर रही है, ग्लूटामेट एसिड डिकार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करके। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। तो ये हो गई जो ग्लूटाम गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है, ये ड्रग्स हो गई। कौन कौन सी ड्रग्स हो गई, गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन, जो गाबा की रिलीज को इंक्रीज कर रही है, देखो रिलीज को इंक्रीज कर रही है। और कौन सी ड्रग्स हो गई, और कौन सी ड्रग्स हो गई, गाबापेंटिन, प्रीगाबालिन तो रिलीज को इंक्रीज कर रही थी। और ड्रग्स हो गई बारबुचरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स, ये क्या कर रही है, गाबा के रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रही है। गाबा के रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो गाबा की एक्टिविटी ज्यादा आएगी, ज्यादा एक्टिविटी आएगी तो ज्यादा इनिबिशन होगा, तो एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रही है। और कौन सी हो गई, विगाबाट्रिन, और हो गई वाल्प्रोइट। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, टियागाबिन है, जो गेट को इनिबिट कर रही है, उसके रीअपटेक को डिक्रीज कर रही है गाबा के। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद पढ़ते हैं अपन हर एक ग्रुप की एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कौन सी ड्रग्स के बारे में, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में। चैनल ब्लॉकर पढ़ने से पहले अपन एक बार दोबारा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का, क्योंकि कई बार क्लासिफिकेशन के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है। क्लासिफाई दी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग 2 या 4 नंबर का, तो उसमें केवल उनके नाम लिखने, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये और टेबल देख लेते हैं एक बार। अब देखो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स कौन कौन से होते हैं, ये रहा सोडियम चैनल ब्लॉकर। समझ में आ रही है। अब सोडियम चैनल ब्लॉकर में होते हैं फेनिटोइन, फॉस्फोफेनिटोइन। फॉस्फोफेनिटोइन फेनिटोइन में क्या अंतर है, फेनिटोइन तो ओरल ड्रग है, फॉस्फोफोनिटोइन देते हैं आईवी और आईएम। तो ये कब काम में आती है, ये एक्यूट सीजर के अंदर काम में आती है। और कौन सी, लेमोट्रिजिन, टोपिरामेट, जोनिसामाइड, लेकोसामाइड, रुफिनामाइड, वाल्प्रोइट, ऑक्साकार्बोजिपिन, कार्बामेजिपिन, ये है। और फिर आता है पोटेशियम चैनल, इसमें आता है टोपिरामेट, ये याद रख लो टोपिरामेट। और उसके बाद आता है जो ग्लूटामेट की एक्टिविटी को डिक्रीज। अब क्या हो रहा है, सीजर्स में एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूरोनल डिस्चार्ज हो रहे थे, और ग्लूटामेट कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, एक्साइटेटरी। अगर अपन इसको डिक्रीज कर देंगे तो एक्साइटेशन कम हो जाएगा, न्यूरॉन्स का फायरिंग कम होएगी, तो सिम्टम्स भी कम आएंगे, तो ब्रेन को सप्रेस करेगा ये जब ग्लूटामेट की एक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्योंकि ब्रेन को सप्रेस करना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि एबनॉर्मल एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहे हैं, एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो अपन को सप्रेस करना है। तो ग्लूटामेट को डिक्रीज करने के लिए कौन कौन सी, लेमोट्रिजिन, टोपिरामेट। अब देखो लेमोट्रिजिन, टोपिरामेट दो जगह आ गई, प्रोलॉन्ग, एक तो सोडियम चैनल ब्लॉकर में आ गई, एक ग्लूटामेट एक्टिविटी में आ गई डिक्रीज करने में। तो ये क्या है, दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, कई जगह आएगी, लेमोट्रिजिन, टोपिरामेट और वाल्प्रोइट। ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, तो इनके बारे में अलग से भी पढ़ना पड़ेगा अपन को, टोपिरामेट, लेमोट्रिजिन और वाल्प्रोइट के बारे में, और फेनेटोन के बारे में। और गाबा एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे। गाबा क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर ये इंक्रीज होगा तो एक्साइटेशन कम होगा ब्रेन का, क्योंकि एबनॉर्मल एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्ज कम होगा तो सिम्टम्स कम आएंगे, तो अपन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज कर सकते हैं। वो कैसे होंगे, वाल्प्रोइट कर सकती है। वाल्प्रोइट कैसे करती है, गाबा की रिलीज को इंक्रीज करती है। फिर टोपिरामेट हो गया, देखो टोपिरामेट यहाँ भी आ गया और वाल्प्रोइट यहाँ भी आ गया, तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। टीगाबिन आ गई, टीगाबिन क्या कर रही थी, टियागाबिन क्या कर रही थी, टियागाबिन क्या कर रही थी, रीअपटेक को डिक्रीज कर रही थी गाबा की, टेक को इनिबिट करके, टेक 1 को इनिबिट करके। फिर आ गया बारबुचरेट्स और बेंजोडाइजेपिन। और कौन सी ड्रग थी इसमें, विगाब्रिटिन। समझ में आ गया, विगाब्रिटिन थी। और कौन सी ड्रग्स थी इसमें, गाबापेंटिन। और कौन सी ड्रग थी, प्रीगाबालिन, ये भी गाबा की रिलीज को इंक्रीज कर रही थी। और वाल्प्रोइट दो तरीके से एक्ट करती है, एक तो गाबा की रिलीज को इंक्रीज करती है, और क्या करती है, ग्लूटामेट एसिड डिकार्बोक्सिलेज को इनिबिट करती है। तो उससे क्या होगा, इनिबिट नहीं करती, पॉजिटिव रेस्पॉन्स करती है, मतलब उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, वाल्प्रोइट एसिड ज्यादा, उसकी वजह से क्या होगा, गाबा ज्यादा बनेगा, क्योंकि ग्लूटामेट से गाबा को कन्वर्ट करने के अंदर कौन सा एंजाइम काम में आता है,
ये एंजाइम काम में आता है ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, तो उसको पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी, मतलब उस पर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी तो गाबा ज़्यादा बनेगा। समझ में आ गई। और फिर आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसमें आते हैं वालप्रोइड, इथोसुक्सामाइड और जोनिसामाइड। अब अपन पहले पढ़ते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में, फिर बाद में पढ़ेंगे अपन सोडियम चैनल, फिर पढ़ेंगे अपन गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज करने वालों के बारे में, और फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। इतना सही होता है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के बारे में पहले वालप्रोइड के, अब आ गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें वालप्रोइड, इथोसुक्सामाइड, जोनिसामाइड। अब क्या है, वालप्रोइड इज एन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों, क्योंकि मैंने अभी टेबल में बताया था, एक तो सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है, कैल्शियम चैनल को भी कर रही है, गाबा की एक्टिविटी, गाबा के रिलीज को भी इंक्रीज कर रही है, और ग्लूटामेट की रिलीज को भी डिक्रीज कर रही है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी लेप्टिक ड्रग है। समझ में आ रही है। गाबा को कैसे इंक्रीज कर रही है, ग्लूटामेट कैसे इंक्रीज कर रही है, ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलिक एसिड को एक्टिवेट करके। ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलिक एसिड क्या कर रहा था, ग्लूटामेट से गाबा बना रहा था। जब इसको पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी तो गाबा ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा तो ज्यादा इनिबिट करेगा, इनिबिट करेगा तो उसकी वजह से ज्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे पेशेंट में सीजर्स के। तो अब इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्यों ये ड्रग ऑफ चॉइस क्यों है, क्योंकि देखो ये तो कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है और सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है। अब अपन को पता है जनरलाइज सीजर किसके कारण हो रहा था, सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल की वजह से, तो ये दोनों को इनिबिट कर रही है, तो जनरलाइज सीजर के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ये मैंने पहले बता रखा है लेक्चर में, कैल्शियम चैनल कैसे जनरलाइज सीजर कर रहा है और सोडियम चैनल कैसे कर रहा है। और सोडियम चैनल की वजह से क्या हो रहा है, और कैल्शियम चैनल की वजह से क्या होता है, एब्सेंट सीजर भी होता है। एब्सेंट सीजर में सोडियम चैनल का कोई रोल नहीं होता। समझ में आ रही है। तो एब्सेंट सीजर में सोडियम चैनल का कोई रोल नहीं होता, केवल कैल्शियम चैनल का रोल होता है। तो क्या देंगे, एब्सेंट सीजर में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रही है, तो ये एब्सेंट सीजर में भी देंगे, मायोक्लोनिक सीजर में भी देंगे, जीटीसीएस क्लोनिक सीजर सब में देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस होती है, लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस पार्शियल सीजर में नहीं है। पार्शियल सीजर में सेकंड लाइन ऑफ ड्रग होती है, यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, सेकंड लाइन ड्रग होती है पार्शियल सीजर में, बाद में देते हैं, पहले नहीं देते, इसे ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। पार्शियल सीजर में कैसे काम में आ रही है, मैंने बताया था पार्शियल सीजर में कैल्शियम चैनल का कोई रोल नहीं होता, ओनली सोडियम चैनल का रोल होता है। जिस सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये ड्रग ऑफ चॉइस, ये सेकंड लाइन ऑफ ड्रग हो सकती है पार्शियल सीजर में, लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। अब वालप्रोइड के एडवर्स इफेक्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं। एक तो देखो वालप्रोइड क्या होती है, इट शुड बी स्टॉप ग्रेजुअली टू प्रिवेंट विड्रॉल सिम्टम। इसको धीरे धीरे हटाना चाहिए। जब पेशेंट को मान लो वालप्रोइड चल रही है और आप उसको एकदम से हटवा दोगे, पेशेंट को लेना बंद करवा दोगे एकदम से, तो क्या होगा, विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। तो पहले उसको धीरे धीरे छुड़वानी, धीरे धीरे छुड़वाने का मतलब है उसकी डोज धीरे धीरे डिक्रीज करनी है। मान लो पहले 50 mg दे रहे थे, तो अब उसको धीरे धीरे 40 पे लाओगे, 40 से 30 पे, 30 से 10 पे लाओगे। एक गोली दे रहे थे तो आधी गोली पे लाओगे, फिर चौथाई पे लाओगे, धीरे धीरे बंद करोगे। अदर यूजेज ऑफ वालप्रोइड क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन, इसमें भी काम में आते हैं। तो ये तो हो गई यूजेज ऑफ वालप्रोइड। अब एडवर्स इफेक्ट आते हैं, इसको ट्रिक है याद करने की, एडवर्स इफेक्ट को वालप्रोइड से ही याद कर सकते हो। इसको नाम में ही इसकी ट्रिक छुपी है। वी से हो गया वोमिटिंग, ए से हो गया एलोपीशिया, एल से हो गई लीवर डिजीज, एल से क्या होगी, लीवर डिजीज। और लीवर डिजीज मोर कॉमन किन में होती है, लेस देन 2 years ऑफ चाइल्ड। तो इसका मतलब अपन वालप्रोइड 2 साल से छोटे बच्चों को नहीं देनी चाहिए। वालप्रोइड शुड नॉट बी गिवन टू चाइल्ड। चाइल्ड में क्या देंगे फिर, मान लो चाइल्ड को जनरलाइज सीजर आएंगे तो फिर क्या देंगे, फिर देंगे अपन उसको इथोसुक्सीमाइड। क्यों नहीं दे रहे अपन, लीवर डिजीज और इसके कारण नहीं दे रहे। ये कौन सी लीवर डिजीज करता है, इरिवर्सिबल नेक्रोसिस करता है, नेक्रोसिस ऑफ लीवर सेल। इरिवर्सिबल मतलब ये वापस सही नहीं होंगे, इरिवर्सिबल इंजरी कर देगा लीवर की, तो इसलिए अपन चाइल्ड में नहीं दे देंगे। अगर अपन वालप्रोइड को कार्बामाजिपिन के साथ में दे देंगे तो और भयंकर नेक्रोसिस होता है, तो इसके साथ कभी भी कार्बामाजिपिन का कॉम्बिनेशन नहीं देना चाहिए वालप्रोइड के साथ में, ना याद रखना। फिर पी से हो गया पेनक्रेटाइटिस और पीसीओडी, आर से हो गया रेस और एलर्जी, ओ से हो गया ओबेसिटी, और ए से हो गया अटेक्सिया। अब एक चीज याद रखना, टेरेटोजेनेसिटी भी करता है ये।
और टी से एक और चीज याद कर सकते हो आप, ट्रेमर्स। ट्रेमर्स भी करता है ये। अब एक चीज याद रखना आप, टेरेटोजेनिसिटी का मतलब है कि ये प्रेगनेंसी में नहीं देनी चाहिए, लेकिन मान लो आप प्रेगनेंसी में दे रहे हो। अब कौन सी टेरेटोजेनिसिटी करती है? न्यूरल ट्यूब इफेक्ट। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कोई लेडी एपिलेप्सी की पेशेंट है और उसके अंदर वाल्प्रोइड चल रही है और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, मतलब उसके अंदर वाल्प्रोइड चल रही थी पहले से और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेग्नेंट हुए बाद अपन क्या नहीं कर सकते, वाल्प्रोइड को एकदम से बंद नहीं कर सकते। अगर आपने एकदम से बंद कर दी तो विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे। तो आप प्रेगनेंसी में आप बंद नहीं कर सकते, तो क्या करोगे आप? अगर आप बंद नहीं कर सकते तो उसे प्रिवेंट कर सकते हो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। कैसे? प्रिवेंटेड बाय फोलिक एसिड सप्लीमेंट। कैसे दोगे? 4000 माइक्रोग्राम पर डे। क्योंकि आप है ना प्रेगनेंसी में, अगर प्रेगनेंसी से पहले से ड्रग चल रही थी ना वाल्प्रोइड, तो उसको आप बंद कर दोगे तो विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे। विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे तो अबॉर्शन भी हो सकता है बच्चे का, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी में, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन भी स्टार्ट हो सकते हैं एपिलेप्सी में। तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। तो बंद नहीं कर सकते तो आप क्या करोगे, फिर उसको फोलिक एसिड सप्लीमेंट दोगे। अगर मान लो एपिलेप्सी का पता आपको प्रेगनेंसी की टाइम चल रहा है, तो आप वाल्प्रोइड नहीं दोगे, क्योंकि वो पहले से नहीं चल रही। पहले से नहीं चल रही तो विड्रॉल सिम्टम्स तो आएंगे ही नहीं उसको। तो उसकी जगह आप दूसरी ड्रग्स देते हो फिर प्रेगनेंसी में। समझ में आ रही है? अगर प्रेगनेंसी से पहले से चल रही है तो आप उसको एकदम से बंद नहीं कर सकते प्रेगनेंसी में। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या दोगे? 4000 मिलीग्राम क्या दोगे पर डे? फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन दोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बच जाएगी। समझ में आ रहा है? ये हो गई एडवर्स इफेक्ट ऑफ वाल्प्रोइड। समझ में आ गई? और ऐसे एक और चीज याद रख सकते हो आप, एग्रेनुलोसाइटोसिस। तो ये तो हो गया वाल्प्रोइड एसिड के बारे में, यानी कि वाल्प्रोइड ड्रग के बारे में ये हो गया। अब अपन पढ़ेंगे इथोसक्सीमाइड के बारे में। इथोसक्सीमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, ये केवल कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है। टी टाइप कैल्शियम चैनल इन थैलेमस, उसको ब्लॉक करती है। अब अपन को पता है कैल्शियम चैनल किस किस के अंदर इन्वॉल्व होती है, कौन कौन से सीजर आते हैं कैल्शियम चैनल की वजह से। एक तो जनरलाइज सीजर और एक एब्सेंट सीजर। पार्शियल सीजर में कोई रोल नहीं होता इथोसक्सीमाइड का। तो ये क्या करेंगे, अपन पार्शियल सीजर में नहीं देते इथोसक्सीमाइड को। समझ में आ रही है? तो ये ड्रग ऑफ चॉइस किस में होती है? ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है इथोसक्सीमाइड ड्रग ऑफ चॉइस इन लेस देन 2 इयर्स चाइल्ड। मैंने बताया था क्यों है, क्योंकि वाल्प्रोइड क्या करती है, इरिवर्सिबल नेक्रोसिस करती है लीवर का, तो इसलिए इसको अपन उसमें नहीं दे सकते। और एब्सेंट सीजर में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रही है और एब्सेंट सीजर में कैल्शियम चैनल की वजह से सीजर्स आते हैं पेशेंट को। समझ में आ रही है? अब अपन पढ़ते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में। अब जो सबसे पहली ड्रग्स पढ़ेंगे अपन सोडियम चैनल ब्लॉकर में, वो है फेनिटोइन। फेनिटोइन क्या है? इट इज ए नॉन सीडेटिंग ओरल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। ओरल है मतलब इसको ओरल ही लेते हैं अपन। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। ये क्या करती है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, याद रखना, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। जनरल फार्मा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मैं आपको। अब इसके यूज क्या क्या है? एक तो पार्शियल सीजर में काम में आ रही है, क्योंकि पार्शियल सीजर किसकी वजह से होते हैं? पार्शियल सीजर होते हैं सोडियम चैनल की वजह से। कैल्शियम चैनल का कोई रोल नहीं होता पार्शियल सीजर को प्रेसिपिटेट करने में। पार्शियल सीजर का कारण है सोडियम चैनल का एबनॉर्मल एक्टिवेशन या फायरिंग। और जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर में भी काम में आ रहे हैं। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जनरलाइज सीजर किसकी वजह से होते हैं? कैल्शियम चैनल और सोडियम चैनल दोनों की वजह से हो रहे हैं। तो ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है फेनिटोइन, तो इसका मतलब ये जनरलाइज सीजर में भी काम में आ सकती है। और न्यूरोपैथिक पेन में काम में आती है और एंटी अरिथमिक ड्रग होती है। ये याद रखना, एंटी अरिथमिक ड्रग होती है क्लास 2B। क्लास 2B एंटी अरिथमिक ड्रग है, याद रख लेना एक बार। अब ये तो हो गए फेनिटोइन के यूज के बारे में। अब इसके एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं फेनिटोइन के। अब फेनिटोइन के एडवर्स इफेक्ट को याद करने के ट्रिक है हाइडेंटोइन। हाइडेंटोइन से याद कर सकते हो आप फेनिटोइन को। एच से हो गया हाइपरट्रोफी ऑफ गम्स। क्या करा रही है? हाइपरट्रोफी ऑफ गम करा रही है। एच से फिर एक और सिम्टम हो गया हाइपरग्लाइसीमिया, और एच से हो गया हिर्सुटिज्म। तो तीन चीजें हो रही है एच से, हाइपरट्रोफी ऑफ गम्स, हाइपरग्लाइसीमिया, हिर्सुटिज्म। और वाई से हो गया लिम्फेडिनोपैथी। इस वाई से याद कर लो लिम्फेडिनोपैथी।
तो जो रिसेंबल करती है हॉजकिंस लिम्फोमा को। और डी से हो गया विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कॉजेज हाइपोकैल्सीमिया। ए से हो गया अटेक्सिया, निस्टैग्मस। ये साइंस होते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी के, मतलब सबसे पहले ये साइन आएंगे एक्यूट टॉक्सिसिटी के। टी से हो गया टेरेटोजेनिक होती है। टेरेटोजेनिक कैसे होगी? फीटल हाइड एंड टॉइन सिंड्रोम करती है बच्चे में, मतलब प्रेगनेंसी में ये क्या कर सकती है? फीटल हाइड एंड टॉइन सिंड्रोम कर सकती है। पी से हो गया हाइपोप्लास्टिक फेलेंजेस, मतलब जो फेलेंजेस होगी फिंगर की वो हाइपोप्लास्टिक हो जाएगी। क्लेफ्ट लिप कर सकती है और क्लेफ्ट पैलेट कर सकती है। और माइक्रोसिफेली यानी कि हेड छोटा का हो सकता है पेशेंट का। ओ से हो गया ऑस्टियोमलाइसिया। और आई से हो गया इंड्यूसर ऑफ एंजाइम्स। इंड्यूसर ऑफ एंजाइम से क्या होता है? विटामिन के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देती है, तो उससे क्या हो सकता है? विटामिन के डेफिशिएंसी। तो ये विटामिन के की डेफिशिएंसी को भी प्रेसिपिटेट करती है, समझ में आ रही है? और ये हाइपरग्लाइसीमिया तो कर ही रही है, क्योंकि ये क्या कर रही है? इंसुलिन को इनहिबिट करती है। और ये इंड्यूसर ऑफ एंजाइम्स है, तो ये मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस करती है, किसके? विटामिन के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगी, क्योंकि जो विटामिन के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व एंजाइम्स होंगे उनको ये एक्टिवेट कर देगी। तो विटामिन के का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, और विटामिन के का मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो पेशेंट को क्या हो सकती है? हेमोरेजिक डिजीज हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम में, और विटामिन के डेफिशिएंसी हो सकती है। एन से हो गया न्यूट्रोपीनिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये भी याद रखना, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है किसकी वजह से? हाइड फेनिटोइन की वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी होता है। तो ये हो गए एडवर्स इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन। अब सोडियम चैनल ब्लॉकर में और भी कई इंपॉर्टेंट रखा। अब एक चीज याद रखो, फेनिटोइन कैसे ब्लॉक करती है सोडियम चैनल को, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फेनिटोइन क्या करती है? सोडियम चैनल को कैसे ब्लॉक करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फेनिटोइन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो सोडियम चैनल 3 स्टेट में रहती है, एक तो एक्टिव स्टेट में, एक्टिवेट स्टेज में, और एक रहती है इनएक्टिवेट स्टेज में, यानी कि रेस्टिंग। इनएक्टिवेट स्टेज में, और एक रहती है रेस्टिंग स्टेज में। समझ में आ रहा है? 3 स्टेज में रहती है फेनिटोइन। तो फेनिटोइन क्या करती है? प्रोलॉन्ग कर देती है, किसको? प्रोलॉन्ग दी इनएक्टिवेटेड स्टेज ऑफ सोडियम चैनल। इनएक्टिवेटेड स्टेज को क्या कर देती है? प्रोलॉन्ग कर देती है फेनिटोइन। जिस टाइम सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेट रहती है उस टाइम फेनिटोइन वहां जाके अटैच हो जाती है इनएक्टिवेटेड स्टेज पे। जिस टाइम सोडियम चैनल इनएक्टिवेट स्टेज में रहती है उस टाइम वहां जाके अटैच हो जाती है, और फिर उस स्टेज को ये प्रोलॉन्ग कर देती है, मतलब इनएक्टिवेट स्टेज को प्रोलॉन्ग कर देगी तो सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि इनएक्टिवेट स्टेज को प्रोलॉन्ग कर देती है। और दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है? दूसरा मैकेनिज्म होता है ये, जब सोडियम चैनल्स ओपन रहती है, एक्टिव रहती है, यानी ओपन रहती है, उस टाइम क्या करती है? सोडियम चैनल को अंदर जाने से रोक देती है। तो क्या करती है? इनहिबिटिंग द सोडियम चैनल व्हेन ओपन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म तो ये है, ये प्रोलॉन्ग द इनएक्टिवेटेड स्टेज ऑफ सोडियम चैनल, प्रोलॉन्ग कर देती है इनएक्टिवेटेड स्टेज ऑफ सोडियम चैनल। समझ में आ गई? ये मैकेनिज्म है फेनिटोइन का। तो ये तो हो गई फेनिटोइन के बारे में। अब दूसरी ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं अपन। अब देखो कार्बामेजेपिन क्या होती है? कार्बामेजेपिन होती है प्योर सोडियम चैनल ब्लॉकर। प्योर सोडियम चैनल ब्लॉकर है, तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक नहीं करती, तो ये एब्सेंस सीजर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। और काय में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है? ये मायोक्लोनिक सीजर में। और फेनिटोइन भी मायोक्लोनिक सीजर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कार्बामेजेपिन के अपन को। एक तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है प्योर, और किसी चैनल को ब्लॉक नहीं कर रही है, तो ये एब्सेंस सीजर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, क्योंकि एब्सेंस सीजर में सोडियम चैनल का कोई रोल नहीं होता। एब्सेंस सीजर होता है कैल्शियम चैनल के कारण, पी टाइप कैल्शियम चैनल इन थैलेमस। और ये एब्सेंस सीजर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? मायोक्लोनिक सीजर में। और फेनेटोइन भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है मायोक्लोनिक सीजर में। अभी ड्रग ऑफ चॉइस काहे में होती है? फोकल सीजर्स में। क्यों है ड्रग ऑफ चॉइस फोकल सीजर में?
क्योंकि फोकल सीजर किसके कारण होते हैं? ओनली सोडियम चैनल्स के कारण। और एब्सेंट सीजर काहे में होते हैं? ओनली कैल्शियम चैनल के कारण। तो ये एब्सेंट सीजर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि एब्सेंट सीजर में सोडियम चैनल्स का कोई रोल नहीं है, ओनली कैल्शियम चैनल का रोल है। कैल्शियम चैनल के कारण एब्सेंट सीजर आ रहे हैं। और फोकल सीजर में कैल्शियम चैनल का कोई रोल नहीं है, फोकल सीजर में सोडियम चैनल्स की वजह से सीजर्स आ रहे हैं। तो ये किसको ब्लॉक कर रही है? सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर रही है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस हो गई फोकल सीजर की। और ड्रग ऑफ चॉइस किसमें है? ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया में। कैन बी यूज फॉर डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्यों यूज हो रही है ये? क्योंकि एडीएच के रिलीज को इंक्रीज करती है। तो ये डायबिटीज इंसिपिडस में, लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है डायबिटीज इंसिपिडस की। डायबिटीज इंसिपिडस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है डेस्मोप्रेसिन। और काहे में यूज होती है? बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज हो सकती है। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? लिथियम है। समझ में आ रही है? कार्बामाजिपिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं एक बार अपन। कार्बामाजिपिन के कॉन्ट्राइंडिकेशन याद कर सकते हैं अपन 4AS से। 4AS से 4A और स्मॉल s से याद कर सकते हैं। ऐसे हो गया एग्रेनुलोसाइटोसिस। एग्रेनुलोसाइटोसिस क्या होता है? सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रोफिल। क्या है? सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रोफिल। तो पेशेंट की इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स क्या होती है? पुलिसमैन्स ऑफ द बॉडी। तो पेशेंट को इन्फेक्शन, सोर थ्रोट वगैरह हो सकता है इसकी वजह से। फिर ऐसे हो गया ऑटो इंडक्शन। ऑटो इंडक्शन का मतलब क्या होता है? ये खुद के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर रही है, यानी कि ये खुद के तोड़ने में, खुद को ही तोड़ने में सहायता कर रही है। मतलब खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारती है। तो इंडिसेस ऑन मेटाबॉलिज्म। तो फिर क्या होगा? सो डोज रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज विद टाइम। तो इसकी डोज धीरे धीरे ज्यादा चाहिए विद टाइम। टाइम के साथ ज्यादा डोज चाहिए इसकी। पहले अगर 50 mg चाहिए होती थी, तो अब चाहिए 100 mg, फिर चाहिए 150 mg, क्योंकि ये खुद का ही मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करती है। फिर तीसरे ऐसे हो गया एडीएच रिलीज को इंक्रीज करती है। कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसलिए तो ये डायबिटीज इंसिपिडस में काम में आ रही थी, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो रहा था? एडीएच या वासोप्रेसिन क्या हो रहा था? कम हो रहा था। तो उसकी वजह से वाटर का रिटेंशन कम होता है डायबिटीज इंसिपिडस में। तो पेशेंट को बार बार ओलिगो यूरिया होता है। तो उसको रोकने के लिए अपन ये दे सकते हैं, क्योंकि एडीएच को रिलीज करती है फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ड्रग ऑफ चॉइस है डेस्मोप्रेसिन। एडीएच को अगर ये रिलीज करेगी तो वाटर रिटेंशन ज्यादा होगा। वाटर ज्यादा रिटेन होगा तो डाइल्यूशन हो जाएगा आयंस का। तो क्या होगा? डाइल्यूशन, हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा पेशेंट को। फिर क्या हो सकता है? ऐसे अटेक्सिया और एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है पेशेंट को। समझ में आ रही है? और एस से होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। तो 4AS से, 4A और S से याद कर सकते हो आप साइड इफेक्ट्स ऑफ कार्बामाजिपिन। अब ये हो गई कार्बामाजिपिन। अब ये हो गई कार्बामाजिपिन। अपन पढ़ते हैं टोपिरामेट के बारे में। अब देखो, टोपिरामेट के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। इसका मैकेनिज्म क्या है? ये सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करती है, पोटेशियम चैनल को भी ओपन करती है, और ब्लॉक्स ग्लूटामेट रिसेप्टर लाइक AMA और काइनेट सब टाइप। देखो, ग्लूटामेट क्या है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इस एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर अगर ज्यादा रिलीज होगा तो ज्यादा सीजर के सिम्टम आएंगे। तो अपन ग्लूटामेट के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, ताकि ग्लूटामेट एक्साइटेट नहीं कर पाए न्यूरॉन्स को। तो कौन से रिसेप्टर होते हैं ग्लूटामेट के? तो ग्लूटामेट के AMA रिसेप्टर होता है और काइनेट सब टाइप होता है। ये कौन से रिसेप्टर होते हैं? आयनिक रिसेप्टर्स होते हैं, आयनिक चैनल्स रिसेप्टर होते हैं। आयनिक चैनल रिसेप्टर इनको ब्लॉक कर देता है। और एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस को ये इनिबिट कर देता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनिबिट करेगा तो ये रीनल स्टोन के चांस बढ़ा देता है। और क्या साइड इफेक्ट्स है टोपिरामेट के? ओबेसिटी, रीनल स्टोन, ओबेसिटी, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ये हो गया ओबेसिटी और रीनल स्टोन, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेस को इनिबिट कर रहा है ये। और होता है सेकेंडरी एंगल ग्लूकोमा को भी ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। सेकेंडरी एंगल क्लोज ग्लूकोमा को भी प्रेसिपिटेट कर सकता है। सेकेंडरी एंगल क्लोज ग्लूकोमा को क्यों करता है? क्योंकि ये जो एंगल होता है लेंस का, ये वाला एंगल, इसको ये क्लोज कर देता है। तो उससे ये यहाँ पे वो नहीं जा पाएगा, ड्रेनेज को बंद कर देगा इसके। तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम बंद हो गया। ये नाली होती है यहाँ पे, इसको इनिबिट कर देता है, यानी बंद कर देता है। तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज होगा तो सेकेंडरी
क्लोज एंगल ग्लूकोमा हो जाएगा पेशेंट को। ये हो गया इसके साइड इफेक्ट्स। और इसका मैकेनिज्म हो गया, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है और ग्लूटामेट के रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर रहा है। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ताकि ब्रेन एक्सेसिवली डिस्चार्ज ना करे, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस को भी इनहिबिट करता है। अब इसके यूज क्या है? यूज इसके पार्शियल सीजर में काम में आ सकता है क्योंकि ये सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है। जीटीसीएस में काम में आ सकता है ये, क्योंकि जीटीसीएस सोडियम और कैल्शियम चैनल दोनों की वजह से होता है। लेकिन ये एब्सेंट सीजर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक नहीं करता, तो ये एब्सेंट सीजर में नहीं दिया जाता। माइग्रेन प्रोफाइल एक्सिस के काम में आता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, माइग्रेन प्रोफाइल एक्सिस के काम में आता है। और डिक्रीज क्रेविंग ऑफ एल्कोहल, जो पेशेंट क्रोनिक एल्कोहलिक होते हैं उनकी क्रेविंग को डिक्रीज करने के काम में आता है ये। समझ में आ गई? ये हो गई टोपिरामेट के बारे में। अब पढ़ते हैं लेमोट्रिजिन, ये भी सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। और क्या होता है? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। अब इसको ये याद रख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ड्रग ऑफ चॉइस इन फोकल सीजर इन एल्डरली पर्सन। एल्डरली पर्सन के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है फोकल सीजर में। फोकल सीजर का मतलब पार्शियल सीजर ही होता है, पता है अपन को। इसका साइड इफेक्ट होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। टॉक्सिक एपिडर्मिक नेक्रोलाइसिस इसका साइड इफेक्ट्स, और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एक और साइड इफेक्ट है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है, और ये ब्लॉक कर रही है ग्लूटामेट रिसेप्टर को, जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसके रिसेप्टर को ये ब्लॉक कर रही है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और ड्रग ऑफ चॉइस होती है फोकल सीजर इन एल्डरली पर्सन। समझ में आ गया? अब अपन पढ़ेंगे दूसरे ड्रग्स के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में, जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में काम में आती है ना। देखो, बेंजोडाइजेपिन और बारबिचुरेट्स क्या कर रही है? गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है। गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है। कैसे कर रही है ये? गाबा के रिसेप्टर होते हैं, गाबा रिसेप्टर को एक्टिवेट करके। कैल्शियम चैनल रिसेप्टर होते हैं गाबा के। गाबा रिसेप्टर कौन से होते हैं? कैल्शियम चैनल टाइप होते हैं, उनको एक्टिवेट करती है ये। अब कौन कौन से ड्रग्स काम में आती है? तो पहले पढ़ते हैं बेंजोडाइजेपिन्स कौन सी काम में आती है। कौन सी बेंजोडाइजेपिन्स काम में आती है एपिलेप्सी में? तो आती है सबसे पहले डायजिपाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम और क्लोबाजिपाम। तो डायजिपाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, क्लेबाजाम, ये सारी काम में आती है। डायजिपाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है तीन ड्रग। ये याद भी नहीं रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। डायजिपाम, लोराजिपाम, क्लोनाजिपाम, ये इंपोर्टेंट है। अब ये ड्रग ऑफ चॉइस कहाँ कहाँ होती है? ड्रग ऑफ चॉइस फिब्राइल सीजर में कौन सी है? डायजिपाम। डायजिपाम फिब्राइल सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये इमरजेंसी कंडीशन होती है, इसके बारे में पढ़ाऊंगा अलग से वीडियो बना के। स्टेटस एपिलेप्टिकस पे कौन काम में आती है? लोराजिपाम। लोराजिपाम का क्या देते हैं अपन? आईवी इन्फ्यूजन। उसमें काम में आती है स्टेटस एपिलेप्टिकस में। और एब्सेंट सीजर के अंदर कौन काम में आती है? क्लोनाजिपाम काम में आती है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ओनली यूज होती है, यूज इन एब्सेंट सीजर। एब्सेंट सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? वालप्रोइट और इथोसक्सीमाइड, ये केवल काम में आती है। मतलब जब ये सेकंड या थर्ड लाइन ऑफ ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है एब्सेंट सीजर में। समझ में आ गई? ये तो हो गई बेंजोडाइजेपिन। अब बारबिचुरेट्स कौन सी काम में आती है? फिनोबार्बिटोल। ये आखिरी ड्रग है, मतलब स्टेटस एपिलेप्टिकस जब सही नहीं होता, आपने डायजिपाम या लोराजिपाम दोनों दे दिया, आईवी इन्फ्यूजन दे दिया लोराजिपाम का, फिर भी स्टेटस एपिलेप्टिकस सही नहीं हो रहा, तो फिर अपन देते हैं फिनोबार्बिटोल। ये क्या है? बारबिचुरेट है, ये बाद में देते हैं आखिरी में। फिनोबार्बिटोल से क्या हो सकता है? हाइपरकाइनेजिया इन चिल्ड्रन। हाइपरकाइनेजिया इन चिल्ड्रन इसका साइड इफेक्ट है
फिनोबार्बिटोन का। तो ये हो गई एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, यहीं खत्म होती है। एक और ड्रग के बारे में पढ़ लेते हैं अपन, प्रीगाबालिन। प्रीगाबालिन और गाबापेंटिन। तो प्रीगाबालिन और गाबापेंटिन क्या कर रही थी, गाबा की रिलीज को इंक्रीज कर रही थी। गाबा की रिलीज को इंक्रीज कर रही थी, गाबा रिलीज इंक्रीज कर रही थी। अब प्रीगाबालिन और गाबापेंटिन कहाँ पे काम में आती है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है न्यूरोपैथिक पेन, और होती है पोस्ट हार्पेटिक न्यूरोपैथिक पेन। यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस है, और ये किसमें काम में आ सकती है, यूज कैन बी यूज इन एपिलेप्सी। ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, लेकिन ये यूज हो सकती है एपिलेप्सी में, क्योंकि ये गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है। समझ में आ रही है। तब एपिलेप्सी खत्म होती है यहाँ पे। ये लेक्चर यहाँ खत्म होता है। प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल।